नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और वक्त हो गया है हमारे खास शो का। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हम 3 एंकर्स आपके साथ हैं। हम मेरे सहयोगी नेहा बाथम हमारे साथ है स्टूडियो से ही, और आज स्टूडियो से ही मीनाक्षी भी हमारे साथ है। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे और कोरोना और साथ ही लॉकडाउन से जुड़े तमाम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज नोएडा बॉर्डर सील होने के बाद दिन भर हंगामा मचता रहा। तो नेहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप दिल्ली से आ रही थी, तो क्या आपने देखा बॉर्डर पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल श्वेता, आज का दिन तो थोड़ी ढील दे दी गई क्योंकि आईडी कार्ड के साथ आप नोएडा में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन पुलिस वालों ने साफ कर दिया कि कल से, यानी कि कल 23 तारीख से पास मान्य होगा, जो कि आपको इशू कराना होगा। कल आई कार्ड नहीं चलेगा। और देखिए नया, जिस तरह से आप ये बात बता रही हैं, ये अपने आप में एक ऐसा वक्त है जब ये इम्तिहान है एक तरह से पुलिस का भी और उन लोगों का भी जो एसेंशियल सर्विसेज की वजह से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में एक फाइन बैलेंस, एक संतुलन जो है व्यवस्था में हो, इसको इंश्योर करना भी इस वक्त प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो पास का आपने जिक्र किया, पास बन जाएंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कल से हालात थोड़े से और बेहतर होंगे, लेकिन संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है वो जरूर चिंता की बात है। बिल्कुल, और 3 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं इस वक्त की, जो बता रही थी आज कितना हंगामे का दिन रहा। शहर शहर लॉकडाउन के कितने दुश्मन रहे, ये आप इन 3 तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लखनऊ, पश्चिम बंगाल और अलीगढ़ की ये तस्वीरें। लखनऊ में एक लड़की लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर आ गई, पुलिस कर्मियों से उलझती हुई दिखाई दी। तो वहीं नॉर्थ 24 परगना यानी कि बंगाल में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर राशन को लेकर पुलिस से उलझ गए लोग, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनके पास राशन खत्म हो गया है। और इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आइए सीधे रुक करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बार बार हाथ धोना सबको ये करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, और कैबिनेट की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि इस देश को महामारी के संकट से बचाने का जो बेहतर प्रयास कर रहे हैं आरोग्य कर्मी, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा, और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स हैं। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी, और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं, और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा, और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी।
सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे, उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई, कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है, मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी, कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा।
आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई। उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि यह गंभीर संकट है, यह चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to ASHA workers. Everybody get protected because what we have seen, when they are doing a yeoman's job, when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked, and some places their property is damaged. And at many places, they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government, it's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society, and therefore the ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come, and the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years and fines start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees.
Today, in the morning, Home Minister Amit Shah and Dr. Harshvardhan, the Health Minister, they had video conference with all medical fraternity representatives. And they promised that here is the government which will protect them and which appreciates and salutes their human services for the country. आज अमित शाह जी और हर्षवर्धन जी आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज ये जो वैद्यकीय परिवार के प्रतिनिधि है उनके साथ, स्वास्थ्य परिवार के लोग सभी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। देश भर के अनेक लोगों से बातचीत हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि आपका ध्यान सरकार रखेगी और आप पर कोई हिंसा या कोई अपमान का प्रसंग नहीं आएगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। और इसलिए अभी केंद्रीय कानून भी है, एनएसए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर भी ये अध्यादेश लाने का फैसला किया। एंड टुडे, एज यू नो, फॉर लास्ट 3 months, government is super active on the front of providing best services, and already all the health fraternity has been provided with 50 lakh rupees insurance per head. The difficulties in Ayushman treatment in unimpaneled hospital are also already removed. COVID hospital, which was 0, is now 700 plus. Isolation bed nearly 2 lakh. Ventilators nearly 15,000. PPEs and N95 mask, which was not produced in our country for 70 years, now are produced in our country, make in India. And that is also happening. And ventilators. Friends, there was another decision to increase the subsidy on phosphatic and potassic fertilizers for year 2021. Now, this year, government will incur expenditure in form of subsidy is 22,186 crores. So that's another decision. And potassium and phosphatic. phosphatic, there will be The subsidy, which is a regular scheme, this year it will be more than last year. And तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दी, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 3 महीने से 5 साल तक की सजा का अब इसमें प्रावधान होगा। जो अध्यादेश आया है उसमें यह भी कहा गया है कि गंभीर हमले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा होगी। 50,000 से 2 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान है। और यह भी सीधे सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो नुकसान का दुगना वसूल किया जाएगा, यानी कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरकार की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन शर्मा जी जुड़ गए हैं। राजन जी, कल भी आप आज तक पर हमारे साथ मौजूद थे और आपने बहुत नाराजगी इस बात पर जाहिर की थी कि डॉक्टर्स के साथ जो हो रहा है इस देश में उससे क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है। लेकिन आपकी वो मांग सही मंच तक पहुंची और सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है, अध्यादेश लाकर 123 साल पुराने कानून में नए प्रावधान जोड़े हैं। अब आपको लगता है कि यहां से राह बेहतर होगी? संतुष्ट हैं आप इससे? पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप सब मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक डॉक्टर की व्यथा को आपने इतनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया और इतने शॉर्ट अंतराल में ये हुआ
मैं ज़्यादा ना कहता हुआ खुश हूँ। और जिस तरह से सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हर्षवर्धन जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, और आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिस तरह से उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, तो मैं एज प्रेसिडेंट IMA निश्चिंत था कि हमारी इस मांग को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इसको लेके बड़े चिंतित हैं। और हमारे डॉक्टर्स के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो इलाज हुआ है, और इतने 4 साल से लंबित जो मसला था, उसके ऊपर एक्शन लेते हुए BC के कुछ घंटों बाद ही ये जो बिल जो अध्यादेश लाए हैं, इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं सबका। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। राजन जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जिस वाइट मार्च, जिस वाइट प्रोटेस्ट की आपने बात की थी, वो आपने कॉल ऑफ कर दिया है नहीं? दूसरा सवाल आपसे ये कि जो अध्यादेश आज नया लाया गया है, या फिर जो प्रोविजंस कहें जो जोड़े गए हैं, आपको लगता नहीं कि उसके इन्फोर्समेंट में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि जब भी डॉक्टर्स पर हमले किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कई बार उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, कई बार ये भी तय करना मुश्किल हो जाता है कि जिस एरिया में ये घटना घटी है, वहां पर अगर दोबारा पुलिस पहुंचेगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। देखिए, पहले तो सुबह माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री जी का संदेश पाने के बाद गृह मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि आप मेरी बात का विश्वास रखें, मैं जल्द से जल्द इसको अतिशीघ्र इसको लेके आऊंगा ताकि और ये चीज आपके ऊपर ना हो। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा में जब हमारे डॉक्टर जो सफेद कोट में भगवान है, वो अगर इस चीज में करेंगे तो एक संदेश ठीक नहीं जाता। हालांकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट था, हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, पर माननीय गृह मंत्री के आह्वान पर IMA ने पूरा विश्वास रखा। और मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री अपने वादे पर खरे उतरे हैं। मैं प्रदेश के हर एक डॉक्टर, हर एक IMA सदस्य, नर्सेज, सारे अपने साथी स्वास्थ्य कर्मी, सब साथी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इन सब की तरफ से हमारी कंट्री की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। और आपका मीडिया साथियों का भी, जिन्होंने हमारी मांग को इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि हम आज ये दिन देख पा रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल राजन जी, यहाँ पर बड़ी बात आपने कही। और लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये भी जानना चाहूँगी कि आज जब ब्रीफिंग हुई थी, जब आप लोगों की गृह मंत्री से बात हुई, आपने उनके सामने और क्या क्या बातें रखी थी? क्योंकि हमने देखा कि अनाउंसमेंट में आज ये भी कहा गया कि हेल्थ वर्कर्स को बीमा दिया जाएगा, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी प्रावधान है। मैडम, दिल की बात जो टीस मन में थी वो सारी निकाल दी गृह मंत्री के सामने। इस बार चिट्ठी का सहारा नहीं लिया, सब रूबरू होकर बताया। उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और मैं खुश हूं इस बात से कि इस सारी चीजों का एक बहुत अच्छा बिल्कुल सर, हमारी कोशिश भी यही थी कि हमारे मंच के जरिए कम से कम डॉक्टर्स की समस्या को लेकर पूरा देश एकजुट हो और उसकी गंभीरता को समझा जाए। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नए अध्यादेश वाली बड़ी खबर दिखाई। एक तरफ डॉक्टर्स पर हमले किए जा रहे तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलीगढ़ में पुलिस और पब्लिक आपस में ही भिड़ गए, पत्थर ईंट रोड़े चलने लगे, कई लोग घायल हो गए। तब जाकर समझ में आया कि दरअसल मामला गंभीर है। दरअसल अलीगढ़ के भूजपुरा में सब्जी मंडी को खोलने की एक मियाद तय की गई थी, लेकिन लोग इसके बाद मंडियों में जमे रहे तो पुलिस को यहां पर सख्ती दिखानी पड़ी। वहां पर पहुंची टीम भी पथराव में हालांकि घायल हो गई। लॉकडाउन के सन्नाटे में गलियों से पत्थर बरस रही हैं। पुलिस वाले गली गली दौड़ रहे हैं, कभी भीड़ को काबू करने के लिए तो कभी पत्थरों की बरसात से बचने के लिए।
ये तस्वीरें अलीगढ़ में मचे बवाल की गवाह हैं। गली से निकलती भीड़ पुलिस पर ईंट बरसा रही है। पुलिस भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इस हंगामे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नियम सब भूल जाइए। पुलिस पर पागलों की तरह पत्थर मारने वाली ये भीड़ ये भूल गई है कि लॉकडाउन उनको कोरोना से बचाने के लिए है। अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके में पुलिस मार्केट को बंद कराने गई थी, जहां भीड़ ने पथराव कर दिया। बाजार खुलने की छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट की रौनक जारी रही तो मजबूरन पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने सब्जी के ठेले लगाने वाले और दुकानदारों से बाजार बंद करने को कहा। इसी दौरान 2 सब्जी वाले आपस में भिड़ गए। पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने बीच बचाव किया तो निशाने पर पुलिसकर्मी भी आ गए और देखते ही देखते अलीगढ़ की गलियां जंग का मैदान बन गई। दुकानदार पुलिस पर हमलावर हो गए। कोरोना योद्धाओं पर पत्थर बरसने लगे। हालात को काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस को तैनात किया गया। नगर निगम के कर्मचारी भी जमा हो गए। पुलिस को भी पथराव का जवाब पथराव से देना पड़ा। पुलिस के जवानों की तादाद बढ़ी तो स्थानीय दुकानदार अपना सामान छोड़कर फरार हो गए। इस पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हालात फिलहाल काबू में हैं। इलाके में शांति बनी हुई है। दुकान को बंद कराया जा रहा था। 5 बजे बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस को पथराव कर दिए। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। कितने लोग घायल हुए हैं? एक पुलिसकर्मी घायल। अच्छा, क्या ऐसा महिला कांस्टेबल को घेर लिया था? नहीं, महिला कांस्टेबल को नहीं घेरा। पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ केस किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। लॉकडाउन में बाजारों को खुलने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन अगर इस छूट को मनमानी करने का लाइसेंस समझ लिया जाए तो कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर हो जाएगी। मोहम्मद अकरम खान, अलीगढ़, आज तक। वही बड़ी खबर इस बीच पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच खूनी संघर्ष हुआ। राशन की कमी को लेकर लोग बाहर निकले। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। और मीनाक्षी, श्वेता, इस तरह की खबरें लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों से आती रही हैं। पर हैरानी की बात यह है कि राहत सामग्री को लेकर विरोध कर रहे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भी अटैक किया। और यही बात चिंताजनक भी है कि अगर डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर इस तरह से हमले होंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग में देश की हालत कमजोर ही होगी। क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, हालात काबू पाने के लिए किस तरह से पुलिस को भी कितनी मशक्कत करनी पड़ी और 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या किसी मांग को लेकर इस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत कैसे मिल सकती है। लेकिन ये अपनी जगह है मीनाक्षी, लेकिन यहाँ पर हमने तस्वीरों में भी देखा कि पुलिस वाले महिलाओं को बेदर्दी से पीटते हुए नजर आए। तो दोनों ही तरह की बात है। कोरोना ने दिल्ली और एनसीआर के बीच सीमा सील की लकीरें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। कल गाजियाबाद बॉर्डर सील हुआ था। आज से दिल्ली से नोएडा के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। और दिल्ली से यूपी की नो एंट्री से बॉर्डर पर सुबह से ही लोग काफी परेशान भी नजर आए, क्योंकि जिनके पास नहीं थे, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिल रही थी दिल्ली से यूपी की तरफ आने के लिए। और ये चिंता का विषय था, जिसके बाद जाम की स्थिति भी श्वेता कई जगह दिखाई दी। बिल्कुल। और नोएडा में बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली आने जाने पर रोक का आज पहला चुकी दिन है और आज ही पास बनाने वालों की लंबी लाइन भी लगी हुई है। हालांकि आज मीडिया कर्मियों को राहत मिली थी, लेकिन कल से ये मैंडेटरी है। जिसके पास होगा वही जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसी को दफ्तर जाना है तो किसी को जरूरी काम है, कोई डॉक्टर है तो कोई बैंक कर्मी, सब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अटके हैं। दिल्ली वालों को यूपी में एंट्री नहीं मिल रही। दिल्ली से आने वाले हर शख्स को रोका जा रहा है। सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत है जो प्रतिबंधित लिस्ट से बाहर हैं। कोरोना के कहर ने दिल्ली और यूपी के बीच लकीरें खींच दी हैं। न दिल्ली से यूपी में एंट्री मिलेगी, न यूपी से दिल्ली जाने दिया जाएगा। सब समझ लीजिए कि दिल्ली वालों के लिए नोएडा और गाजियाबाद के रास्ते बंद हैं। मेरे पास सब कुछ है। मेरे हॉस्पिटल वालों ने आचार्य ने बना के दिया है मेरे को। सिक्योरिटी वाले को फोन आ रहा है मेरे पास, फिर भी मुझे नहीं जाने दे रहे।
बैंक से एक्चुअली पास, बैंक से लेटर हेड पे लिखवाना है या पास बनवाना है, और आई कार्ड है तो दे कैन गिव अस एंट्री। मंगलवार सुबह गाजियाबाद से दिल्ली की एंट्री रोकी गई और उसी दिन रात 10 बजे नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली से सटे अपने बॉर्डरों को सील कर दिया। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर सील करने के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल गाजियाबाद में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच करने पर पता चला कि ये दिल्ली से लगातार आते जाते रहते थे। इसी तरह नोएडा में भी कुछ दिनों से ऐसे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिनका संबंध किसी न किसी वजह से दिल्ली से रहा है। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर किस तरह के हालात है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल सख्ती काफ़ी है क्योंकि जिस तरह से पेशेंट्स काफ़ी आ गए हैं गाजियाबाद में, और वो भी वो पेशेंट्स है जो दिल्ली से पेशेंट्स आए, इसको लेकर अब यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी विकट होती जा रही है। जिनके पास आई कार्ड है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा जिनके पास आई कार्ड नहीं है। और जाहिर तौर पर ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी से कुछ लोग उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो उनको दिक्कतें हो रही हैं। इस प्रतिबंध से जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 कार्यक्रम में पास वाले कर्मचारी अफसर, जरूरी सेवा से जुड़े ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवाएं से जुड़े लोग और पास प्राप्त मीडिया कर्मी। अब तक दिल्ली एनसीआर में आवाजाही पर इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन अब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यूपी प्रशासन नहीं चाहता है कि दिल्ली से कोरोना के कदम यूपी में पड़े। दिल्ली से चिराग गोठी, गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ पुनीश शर्मा, नोएडा, आज तक। तो आपको याद होगा कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि बिहार में होमगार्ड के जवान से किस तरह से उठक बैठक कराई गई थी। अब ये पूरा मामला संज्ञान में लिया गया है, ये अफसरों पर भारी पड़ गया है। उठक बैठक कराने वाले एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि कृषि अधिकारी को पर भी एक्शन की अब तैयारी है। बिहार की किरकिरी कराने वाली इस घटना में आला अफसर एक्शन में आए। डीजीपी को खुद डैमेज कंट्रोल में जुटना पड़ा। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। अभी 12 बजे से हम लोग बीसी बंद हो गई, कैसे हो गया? शादी मामला तू अभी अंदर आता। सुशासन बाबू के पुलिस वाले पूरे ताव में हैं। तमतमाकर चेहरा लाल हो गया है। बर्दाश्त नहीं होता कि एक जवान ने कृषि अधिकारी से पास मांगने की जुर्रत कर दी। उस वक्त तो एक खाकी बाबू होता रहा, दूसरा खाकी चरणों में लौटता रहा और तीसरा कृषि अधिकारी अहंकार की फसल लहराता रहा। कृषि अधिकारी पुलिस अधिकारी का ये सामूहिक अभियान पूरे देश ने देखा। सूबे के मुखिया ने भी देखा होगा, पुलिस ने भी देखा होगा और आज तक के जरिए 33 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा कि कैसे कोरोना की ड्यूटी निभाने पर बुजुर्ग हो चले जवान को दंड सुनाया गया। अब जाकर सरकार की नींद टूटी तो 2 दिन से जांच की फाइल के बाद एक्शन शुरू हुआ। जवान से उठक बैठक करा रहे एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया और कृषि अधिकारी महोदय के किए धरे को नापा जोखा जा रहा है। कहीं कहीं से आया है, इसके बाद में मैंने वहाँ के एसपी से बात करी है, वहाँ के आईजी से बात करी है। उसके बारे में मैंने इसकी सूचना मैंने सरकार को भी दे दी है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। चौकीदार को, वो सिपाही नहीं है, वो चौकीदार है, लेकिन चौकीदार हमारा अंग है, प्रशासन का अंग है, हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई है। चौकीदार की इज्जत को खराब करके जो अधिकारी अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इस संबंध में जब जिला प्रशासन ने तथ्यों की जांच का आदेश दिया है तो जांच का अर्थ होगा कि सूक्ष्म तरीके से कौन कौन लोग वहां उपस्थित थे। अब आज की दुनिया में तो मोबाइल की दुनिया है, ट्रैकिंग की दुनिया है, लोकेशन मिल जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन के जांच पर भरोसा होना चाहिए और जिला प्रशासन ने इमीडिएट इसको संज्ञान में लिया और संयुक्त रूप से जांच का आदेश दिया है। कहीं पुलिस वाले ने जवान को दंडवत कर दिया तो कहीं लॉकडाउन में विधायक महोदय को सुपुत्र को कोटा से लाने का स्पेशल परमिट मिला। दोनों घटनाओं ने सरकार से सवाल किया तो कार्रवाई भी हुई। दोनों अफसरों पर गाज गिरी, लेकिन देर करते करते। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और बिहार में होमगार्ड के जवान से बुरा सलूक का मामला सामने आया तो डीजीपी साहब ने होमगार्ड को खुद फोन मिलाया। दरअसल मीडिया में ये मामला सुर्खियों में आने के बाद से ही सरकार पर काफी ज्यादा दबाव था। बार बार जब सवाल किए गए तो ये कहा गया कि ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि होमगार्ड के साथ
जो कुछ हुआ है इस पर अफसोस व्यक्त किया गया है डीजीपी की तरफ से। हालांकि अभी तक होमगार्ड का अपमान करने वाले कृषि अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। हेलो हेलो, क्या बोल रहा हैं? आप चौकीदार जी बोल रहे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, मैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। ठीक है। क्या घटना हुई हमें, मैं देखा सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर देख करके मैं बहुत दुखी हो गया, तो मैंने सोचा आपसे सीधे बात करके पूछूं। एक बोलेरो लेकर के आया पांच आदमी से, एक वो कहने लगा कि पहचानो पहचानो, कौन था? तो पता कि ये है वो है, कौन था? उसी में हम श्रीमान हम टोक दिए कि क्या बात है, क्या हुआ है? किसी ने कहा गाली भद्दी हमको देने लगी, बहुत ज्यादा गाली देने लगा। कृषि पदाधिकारी गाली देने लगे आपको? क्या बोले? हाँ, तो वो लोग गाली गुल्ला बोलने लगे, गाली बोल के हाथ जोड़ो पैर पकड़ो, अभी तुमको जेल भेजा देंगे, साहब को बुला देंगे, तुमको बनवा देंगे, नौकरी से भगा देंगे, ऐसे करेंगे, कान पकड़ो। हैं, उसी में हमको कान पकड़ के कहा कि 50 मरते उठो बैठो। हैं जी, 50 मरते उठो बैठो। अच्छा ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। आप चिंता मत करिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चौकीदार भी, सब सिपाही भी, सब लोग ये सरकार के अंग हैं, हमारे अंग हैं। आप सब लोग मनोबल मत गिराइएगा, जो गलती किया उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन मनोबल नहीं गिराना है, उत्साह कम नहीं करना है, अपना ईमानदारी से ड्यूटी करना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।